सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी प्रीवियस वीडियो में हमने सीओपीडी कंप्लीट किया था और आज हम एज़मा पढ़ेंगे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। एज़मा एक ऐसी लंग डिजीज़ है जो हमारे एयरवेज को अफेक्ट करती है, स्पेशली हमारे नैरो एयरवेज को, जो होते हैं ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। अब एज़मा हमें सिर्फ 3 चीज़ों से याद रखना है, 3 स्टेप्स से। लेकिन उससे पहले हमें एक इम्पॉर्टेंट बात पता होनी ज़रूरी है कि जो हमारी नॉर्मल ब्रोंकाई होती है, उस पे जो बीच में कैविटी होती है उसे ल्यूमेन कहते हैं, और ल्यूमेन को सबसे पहले जो सराउंड करती है वो होती है म्यूकस लाइनिंग, और उसके बाद हमारी स्मूथ मसल की लेयर होती है। वहाँ पे इनफ स्पेस होता है कि एयर फ्लो कर पाए। बट एज़मा में यही एयरवे इन्फ्लेम हो जाता है और एयर के फ्लो के लिए इनफ स्पेस नहीं होता है। बात करेंगे उन 3 स्टेप्स की जिसमें एज़मा पूरा कवर हो जाएगा, एंड दे आर: फर्स्ट, एयरवे इन्फ्लामेशन; सेकेंड, एयरवेज हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस; एंड थर्ड, मसल विद इन एयरवेज कॉन्ट्रैक्ट। फर्स्ट है एयरवे इन्फ्लामेशन। एयरवेज में इन्फ्लामेशन बहुत सारे कॉजेज़ की वजह से हो सकती है, जो हम बाद में पढ़ेंगे। और इन्फ्लामेशन में होता क्या है, जो म्यूकस लाइनिंग है वो काफ़ी थिक हो जाती है एंड रेड हो जाती है एंड स्वेलन हो जाती है, तो जो पाथ है वो नैरो हो जाएगा। देन एयरवे हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस। एक तो पहले से ही जो हमारा एयरवे वो इन्फ्लेम हो रखा है और कोई और इरिटेंट आके उसको ट्रिगर कर देगा, तो वो हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस शो करेगा और ज़्यादा म्यूकस का प्रोडक्शन होगा, ताकि वो जो इरिटेंट है वो म्यूकस उसे ट्रैप कर ले। अब इन्फ्लेम्ड एयरवे को अगर वापस ट्रिगर किया जाएगा, तो वो जो एयरवे था वो पहले से ही नैरो था, अब वो और नैरो हो जाएगा। इसी को एस्मेटिक अटैक कहते हैं। देन थर्ड स्टेप इज़ मसल विद इन एयरवे कॉन्ट्रैक्ट। अब हमने पढ़ा था कि म्यूकस लाइनिंग के पीछे स्मूथ मसल की लेयर होती है, और एस्मेटिक अटैक में यही स्मूथ मसल की जो लेयर है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, जिसको हम ब्रोंकोस्पाज्म कहते हैं। देन मूविंग ऑन टू द डेफिनेशन ऑफ एज़मा। Asthma is a chronic, obstructive, and reversible lung disease in which there is inflammation and narrowing of bronchial lumen and a hyperactive response to certain stimuli characterized by wheezing, dyspnea, coughing, and chest tightness. एज़मा एक क्रोनिक मतलब लॉन्ग टर्म डिजीज़ है, एंड ऑब्स्ट्रक्शन इसमें आ रहा है क्योंकि जो हमारा एयरवे है वो नैरो हो रहा है, और ये रिवर्सिबल डिजीज़ है। मेडिकेशंस देने के बाद हमारे एयरवे डायलेट हो जाते हैं, और इसमें हमारे जो एयरवे उसमें इन्फ्लामेशन हो रहा है और उनकी नैरोइंग हो रही है, और इस वजह से काफ़ी सारे हमें कैरेक्टरिस्टिक्स दिखते हैं, जैसे वीजिंग, डिसिप्निया, कफिंग। इन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। एक इनिशिएटिव लिया गया था इन 2015, जीना ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एज़मा। अब हम बात करेंगे एज़मा के टाइप्स की। तो फर्स्ट है एलर्जिक और एटॉपिक और एक्सट्रिंसिक एज़मा। ये किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से होता है, मोस्ट कॉमनली किसी एलर्जन के इन्वेजन से, जैसे पैड डेंडर, हाउस डस्ट, फेदर, मोल्ड, पॉलन, फूड। इसमें क्या होता है, कोई भी एलर्जन आया हमारे एयरवे में और उसकी वजह से जो हमारी ब्रोंकियल वॉल है वो ट्रिगर हो जाएंगी, एंड आईजीई एंटीबॉडीज़ रिलीज़ होंगी, और जो मास्ट सेल प्रेजेंट होती है हमारे ब्रोंकियल वॉल में वो जाके बाइंड कर जाएंगी आईजीई एंटीबॉडीज से, और हमारी एलर्जिक रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होगी, हमारा एयरवे नैरो हो जाएगा, म्यूकस बहुत ज़्यादा रिलीज़ होगा, और वहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी। अब नॉन एलर्जिक और नॉन एटॉपिक और इंट्रिंसिक एज़मा में कोई भी इरिटेंट आएगा वो एलर्जी कॉज नहीं करेगा, पर इन्फ्लामेशन हो जाएगी उससे, जैसे एयर पॉल्यूशन हो सकता है, एक्सट्रीम कोल्ड वेदर, एक्सट्रीम हॉट वेदर, हीट, या फिर फ्यूम्स, स्मोक, रूम डिओड्रेंट्स, आरटीआई, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस, स्ट्रेस और इमोशंस, एनएसएआईडीज़, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, प्रिजर्वेटिव्स, इन सब की वजह से इन्फ्लामेशन हो सकती है। अब इन 2 मेन टाइप्स के अलावा भी और भी कुछ टाइप्स हैं एज़मा के, जैसे एक्सरसाइज इंड्यूस एज़मा। इसमें जो एस्थमेटिक अटैक होता है वो एक्सरसाइज करने की 15 टू 20 मिनट बाद तक रहता है। देन ऑक्यूपेशनल एज़मा, किसी पर्सन को उसके ऑक्यूपेशन से भी एज़मा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसे इरिटेंट्स होते हैं जो ट्रिगर कर देते हैं इन्फ्लामेशन को। देन
कफ वेरिएंट एज़मा, इसमें किसी पर्सन को अगर परसिस्टेंट ड्राई कफ है और कोई सिम्टम्स नहीं है, ना कोई चेस्ट टाइटनेस, नथिंग, बस परसिस्टेंट ड्राई कफ की वजह से भी वो एज़मा में कन्वर्ट हो जाता है। देन नॉक्चुरल एज़मा, नॉक्चुरल एज़मा नाइट में बहुत ज़्यादा वर्सन हो जाती है कंडीशन, बहुत ज़्यादा एज़मेटिक अटैक्स पड़ते हैं नाइट में। नाउ व्हाट आर द कॉजेज़ एंड रिस्क फैक्टर ऑफ एज़मा? सबसे पहले एयरबॉर्न एलर्जेंस, जो सीजनल भी हो सकते हैं और पेरिनियल भी हो सकते हैं। सीजनल में ग्रास, ट्री, वीट, पॉलेंस आते हैं। पेरिनियल में मोल्ड, डस्ट, रॉचेस, एनिमल डेंडर्स। देन रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, मोस्ट कॉमनली कोल्ड, फिजिकल एक्टिविटीज़ की वजह से, जैसे एक्सरसाइज इंड्यूस एज़मा। देन कोल्ड एयर या फिर एयर पॉल्यूटेंट्स एंड इरिटेंट्स, जिससे इंट्रिंसिक एज़मा होता है, जैसे फ्यूम्स, डाइज, डिओड्रेंट्स, इनकी वजह से। देन सर्टेन मेडिकेशंस की वजह से भी होता है, जैसे एस्पिरिन एंड नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स एंड बीटा ब्लॉकर्स। देन स्ट्रॉन्ग इमोशन एंड स्ट्रेस। देन प्रिजर्वेटिव्स को अगर हम ऐड कर देते हैं, या फिर गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स अगर टाइम पे मेडिकेशंस दे देंगे तो एज़मा में काफ़ी रिलीफ मिलेगा। देन वीमेंस में मेंस्ट्रुअल साइकिल, फूड एलर्जीज, अगर हाई प्रोटीन कंटेनिंग फूड लेते हैं जैसे शेलफिश एंड नट्स। देन लो बर्थ वेट की वजह से, एक्सट्रीम चेंजेस वेदर, चाहे हॉट हो चाहे कोल्ड हो, हे फीवर दैट इज़ एलर्जिक राइनाइटिस, या फिर अदर एलर्जीज की वजह से, एंड एक्जिमा, स्किन एलर्जी होती है एक्जिमा। देन फैमिली हिस्ट्री की भी वजह से, क्योंकि जो एज़मा है वो जेनेटिक होता है। अब हम बढ़ेंगे एज़मा की पैथोफिजियोलॉजी की तरफ। सबसे पहले ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, कोई भी एलर्जन या इरिटेंट या फिर एक्सरसाइज या इन्फेक्शन ट्रिगर करेगा हमारे एयरवे में जो मास्ट सेल्स हैं उनको, और उससे आईजीई एंटीबॉडीज़ जाके बाइंड कर जाएंगी, क्योंकि वो इमीडिएट रिएक्शन शो करती हैं। देन रिलीज़ होंगे हमारे इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स फ्रॉम मास्ट सेल्स, और बाकी सारे डब्ल्यूबीसीज वहाँ पे आ जाएंगी, यूसिनोफिल्स, मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट्स। देन 2 टाइप में ये रिस्पॉन्स करेगा, एक है अर्ली फेज, देन लेट फेज रिस्पॉन्स। अर्ली फेज रिस्पॉन्स विद इन 30 to 60 मिनट में होगा, इमीडिएटली होगा। उसमें सबसे पहले ब्रोंकोस्पाज्म होगा, जो हमारी स्मूथ मसल है ब्रोंक्यूल्स की वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, म्यूकस का सिक्रीशन होगा ज़्यादा, और वेस्कुलर लीकेज होगी, जो वहाँ की वेसल्स है वो ज़्यादा लीकी हो जाएंगी, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा डब्ल्यूबीसी पहुँचानी है। एंड म्यूकोजल एडीमा होगा, जो वहाँ की म्यूकस लेयर है वो रेड हो जाएगी, स्वेलन हो जाएगी, वहाँ पे एडीमा हो जाएगा। देन लेट फेज रिस्पॉन्स, जो 5 to 6 आवर्स के बाद होता है। इसमें सबसे पहले इनफिल्ट्रेशन विद इओसिनोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स, जो वेसल्स है उसमें से डब्ल्यूबीसी निकल के वहाँ पे पहुँच जाएंगी। देन इन्फ्लामेशन होगी, देन ब्रोंकियल हाइपर एक्टिविटी होगी, और विद इन 1 to 2 डेज़ में इनफिल्ट्रेशन विद मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट वहाँ पे होगा। ये लेट रिस्पॉन्ड करने वाली सेल्स हैं, और ये वहाँ पे इम्यूनिटी अडेप्टेशन के लिए आती है, क्योंकि अगर कोई फर्दर एंटीजन ट्रिगर कर रहा है तो ये हाइपर रिस्पॉन्स वहाँ पे शो करती हैं। देन अर्ली फेज एंड लेट फेज मिलकर ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयरवेज करते हैं, एयर ट्रैपिंग करते हैं, वहाँ पे एयर जो वहाँ पे आई है वो वहीं रह जाएगी, और वहाँ की जो एयर है वो वहाँ से जा नहीं पाएगी। देन वीजिंग विजल लाइक साउंड आती है, क्योंकि हमारा जो एयरवे वो नैरो हो गया। देन डिस्पनिया ऑफ कोर्स पेशेंट को होगा, एंड कफिंग, एंड लास्टली चेस्ट टाइटनेस। ये थी एज़मा की पैथोफिजियोलॉजी। एज़मा के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन सीवियरिटी, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस एंड मैनेजमेंट हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप यू लाइक्ड इट। और नोट्स की पीडीएफ मैं एज़मा पार्ट 2 के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।